हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशंस का पार्ट। अब देखिए, पिछली वीडियो में हमने देखा था एक्विजिशन क्या है, मर्जर क्या है, टाइप्स ऑफ मर्जर क्या होता है, टाइप्स ऑफ डीमर्जर क्या होता है। अब हमारा एक टॉपिक तो ये बचा हुआ और एक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को अगली वीडियो में देखेंगे। मेरे हिसाब से तो अमालगमेशन भी 2 वीडियो में कवर हो पाएगा, क्योंकि टॉपिक लेंथी है। थियोरटिकल पार्ट भी और एंट्रीज के पार्ट भी इसमें कवर होंगे। तो देख लेते हैं आज कितना पार्ट कवर होगा। लेकिन देखिए, पिछले वीडियो के लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था अमालगमेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या है। एक मिस्टेक हो गई थी बस, कि मेरे को ध्यान आ रहा है जब मैंने आपको बताया था कि रीऑर्गेनाइज का पार्ट, तो मैंने इसमें क्या बोल दिया था कि 100 वाले 10 में कर दिए, 10 वाले किस में कर दिए, 100 में कर दिए। तो जनरली ये रीऑर्गेनाइज होता है। देखिए, वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में होता है। माइंड से क्या हो गया था, एक तरीके से स्लिप हो गया था और मैंने आपको गलती से एक्सटर्नल में बता दिया। जबकि आपको बताया कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कंपनी तो लिक्विडेट होती ही नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, शेयर कैपिटल में अल्ट्रेशन होता है, रिडक्शन का पार्ट आता है, शेयर सरेंडर का पार्ट आता है। वो सारा पार्ट आप देखोगे। जो भी लाइबिलिटीज़ हैं हम बोल सकते हैं, उसको वेव करने का पार्ट आता है कि क्रेडिटर्स डिबेंचर होल्डर अपनी लाइबिलिटी क्या कर दे, वेव कर दे। तो वो सारा पार्ट आता है। जबकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो भी रीऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, कंपनी जो पुरानी है वो लिक्विडेट होती है और एक नई कंपनी क्रिएट होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम 2 पार्ट देखते हैं। एक तो वाइंडिंग अप का पार्ट देखते हैं कि पुरानी कंपनी वाइंडिंग अप होती है, और दूसरा क्या देखते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे रीअरेंज करना है। तो इसके लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ती है, क्रेडिटर की अप्रूवल लेनी पड़ती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लेनी पड़ती है। उसके बाद क्या होता है, कंपनी जो पुरानी कंपनी है, आपको बताया कि वो बंद होकर नई कंपनी आ रही है। तो पुरानी कंपनी के जो भी पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, फिक्टिशियस असेट्स है जितनी भी, वो सारी राइट ऑफ करनी पड़ती है। और एक तरीके से हम बोल सकते हैं उस हिसाब से कैपिटल रीएडजस्ट होती है, न कि अल्ट्रेशन से या कैपिटल के रिडक्शन करने से। वो किस में होती है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में होती है, जिसको हम अगली वीडियोज़ में वैसे भी देखेंगे। तो बस वो एक लाइन की मिस्टेक थी। जनरली मैं बोल सकता हूँ कि 20 से 30 सेकंड का पार्ट था। तो उसको आप रिकरेक्ट कर लेना, यानी अपने माइंड में डाल देना कि जनरली रीऑर्गेनाइज में हम वो नहीं देखते हैं कि रिडक्शन इन कैपिटल हो रहा है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में रिडक्शन इन कैपिटल का पार्ट या अल्ट्रेशन का पार्ट नहीं होता, वो इंटरनल में होता है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया कि मैंने जो मिस्टेक की थी उसको सही बता दिया। अब AS 14 के हिसाब से आप अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन का पार्ट देख रहे हो। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, टाइप्स ऑफ अमालगमेशन का पार्ट आ रहा है। फिर देखिए वही आता है, आपको पता है कि जब भी हम अमालगमेशन के टाइप देखते हैं तो 2 आते हैं। एक तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और एक इन द नेचर ऑफ परचेज। आपने कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग का पार्ट देखा है, मैंने बोला BCom में, या नहीं भी देखा तो आपको इसको ढंग से देखना पड़ेगा, इसके थियोरटिकल पार्ट को बार बार देखना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकली नहीं देखा क्वेश्चन तो बात अलग है, थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल पूरा बड़ा क्वेश्चन तो यहाँ करवा नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे बोल रहा है कि मर्जर के लिए 5 कंडीशन होनी चाहिए, वो पूरी की पूरी फिल होनी चाहिए, यानी पाँचों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर पाँचों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो उस केस में क्या हो गया, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज आ जाएगा। और फिर परचेज मेथड के हिसाब से क्या होगी, अकाउंटिंग होगी। यहाँ पे कौन सा लगता है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, याद रखना क्या लगता है, पूलिंग, POOLING, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। और यहाँ कौन सा लगता है, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में नाम से ही पता चल रहा है परचेज, तो परचेज मेथड बोलते हैं। अब क्या फ़र्क है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे जनरली इसमें हम बोलते हैं कि इसमें बुक वैल्यू का पार्ट लिया जाता है, जबकि इसमें जो मार्केट की वैल्यू है यानी रीवैल्यूड प्राइस है वो वाला पार्ट लिया जाता है। तो वो आपको पता चल जाएगा आगे। ये बोल रहा है एन अमालगमेशन शुड बी कंसीडर्ड टू बी एन अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। जो मैंने बोला कि 5 कंडीशन है। फिर नीचे क्या लिख रखा होगा कि अगर पाँचों में से, या बोल रहा है कि ऊपर में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, यानी पाँचों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो वो क्या कहलाएगा, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर की 5 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या बोल रही है, अब देखिए पहले क्या दे रखी है, ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बिकम आफ्टर अमालगमेशन द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। अब देखिए मैंने आपको बताया था ट्रांसफरर कंपनी क्या होती है, जो एक वेंडर कंपनी होती है, और ट्रांसफरी कंपनी क्या होती है, जो एक परचेजिंग कंपनी होती है। क्योंकि सिंपल समझना है आपको, तो देखिए अगर आप नॉर्मल समझना चाहते हैं तो ऐसे देख लीजिए कि A B में मिल गई, तो A वेंडर कंपनी है यानी A ट्रांसफरर कंपनी है, और B क्या है, ट्रांसफरी कंपनी है। तो आपको बताया कि जो भी एसेट लाइबिलिटी किसकी होगी, A की होगी, वो B में चली जाएगी। अब देखिए मर्जर का केस पढ़ते हो तो मतलब बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट। क्या होती है, बैलेंस शीट। तो मैं साथ में आपको बीच बीच में, यानी कोई एक एग्जांपल मैंने ले रखा है जो कि मैंने आपको कवर नहीं करा रखा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि देखिए प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग दे रखी है, तो ये एसेट दे रखी है और ये लाइबिलिटी दे रखी है, तो एक बैलेंस शीट दे रखी है। चाहे आपके रिवाइज शेड्यूल के हिसाब से नहीं दे रखी, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि रिवाइज शेड्यूल के हिसाब से भी दे रखी है, तो ये बुक वैल्यू तो है, तो आपको इसी पे लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके नीचे आपको रिवैल्यूड प्राइस दे रखी है, जैसे ये देखिए
ये बोल रहा है कि एसेट नील और गगन की ऐसे वैल्यूड की गई, तो आपको इस पे नहीं लेना। जब भी हम मर्जर का पार्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, तो वहाँ पे क्या बोल रहा है कि जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटी है, पहली बात तो सारी एसेट्स लाइबिलिटी ली गई है, और किस पे ली गई है, बुक वैल्यू पे ली गई है, यानी इस पे, न कि जो मैंने नीचे दिखाई वो रिवैल्यूड प्राइस थी उस पे नहीं, इस पे ली गई है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना एसेट वाली वैल्यू जो होती है वो जनरली क्या होगी, एसेट्स और लाइबिलिटी जो भी वैल्यू हो किस पे होगी, बुक वैल्यू पे होगी, ये हमेशा याद रखना। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रखा है कि आपको पता है कि जो ट्रांसफरर कंपनी है जब भी क्या करती है, देखो वेंडर कंपनी अगर बिक गई और एक तरीके से मैंने बोल दिया कि जो ये ट्रांसफरी कंपनी उसने खरीद लिया, तो ट्रांसफरी कंपनी बदले में क्या देगी, उन्हें शेयर्स देगी, कैश में पेमेंट करेगी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब भी हम मर्जर की बात करेंगे, क्योंकि हम देखो कैश के पेमेंट इसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मर्जर की बात कर रहे हैं। तो जब भी मर्जर की बात कर रहे हैं तो नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ द अमालगमेशन, कि जैसे ही अमालगमेशन हो जाता है तो मिनिमम 90% शेयर होल्डर ट्रांसफरर कंपनी के ट्रांसफरी कंपनी में चले जाते हैं। इसका मतलब ए लिमिटेड के जो भी 90% है वो बी में चले जाते हैं। ऐसे अगर मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से सोचोगे, लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो अलग है। पर एक और चीज़ याद रख लेना, यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है अदर देन द इक्विटी शेयर ऑलरेडी हेल्ड देयर इन इमीडिएटली बिफोर द अमालगमेशन बाय द ट्रांसफरी कंपनी और इट्स सब्सिडरी और देयर नॉमिनीज। तो याद रखना कि अगर ए बी में मिल रही है तो यहाँ पे ये ट्रांसफरर है और ये ट्रांसफरी है, तो ट्रांसफरी ने पहले से ही इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं कर रखा हो, ये याद रख लेना। यानी बी ने पहले से ही इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा हो, अगर पहले से ही कर रखा है तो उसको एक्सक्लूड कर देना, कह रहा है अदर देन, उसको एक्सक्लूड कर देना। अब देखिए एग्जाम्पल में थोड़ा सा अलग समझ लेना, क्योंकि एग्जाम्पल में क्या उल्टा एग्जाम्पल है, बी और ए है, ऐसे याद रख लेना, बी और ए है। बी ने क्या कर रखा है, एक तरीके से बी ए में मिल गई है, तो बी ट्रांसफरर है और ए क्या है, ट्रांसफरी है। इसका मतलब मान के चल लीजिए कि ए ने खरीदा है किसको, बी को खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड इज 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, ए लिमिटेड इज ऑलरेडी होल्डिंग 5,000 शेयर ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड एब्जॉर्ब बी लिमिटेड। जैसे ही ये लाइन आ गई इसका मतलब अमालगमेशन का पार्ट आ गया, एब्जॉर्प्शन आ गया। किसने एब्जॉर्ब किया, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर दिया, बी लिमिटेड मिल गई इसमें, और ए लिमिटेड के पास पहले से ही 5,000 शेयर थे। तो ये बोल रहा है अगर ट्रांसफरी कंपनी, यहाँ पे ट्रांसफरी कौन है, ए, और ट्रांसफरर कौन है, बी, जो कि मिल रही है किसमें, ए में। तो अगर पहले से ही ट्रांसफरी कंपनी के पास 5,000 शेयर है तो वो हटा दीजिए, किसके, बी के टोटल शेयर में से, बी के 20,000 में से 5,000 तो ए के पास पहले से ही पड़े। तो इसका मतलब क्या है, अब देखिए कि 15,000 का मिनिमम 90%, तो कितना हो गया, 13,500, वो किस में होने चाहिए, ए में ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए। बी के 15,000 के 90% मिनिमम किस में हो जाने चाहिए। देखिए वैसे 20 बोलता, लेकिन आपको बताया कि ए के पास पहले से ही 5,000 पड़े हुए हैं बी के, तो वो हटा दीजिए, और उसके अलावा जो बचे हैं उसके अलावा है 15,000, उसका 90% कितना हो गया 15,000 का, 13,500 शेयर होल्डर है जो भी बी लिमिटेड के, वो ए लिमिटेड में मेंबर हो जाने चाहिए। इसका मतलब ये सिंपल। अब थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है द कंसिडरेशन फॉर द अमालगमेशन रिसीवेबल बाय दोज इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी who agree to become equity shareholder of the transferee company is discharged by the transferee company wholly by the issue of equity share in the transferee company except that cash may be paid in respect of any fractional share। देखिए इसका मतलब जनरली यही है कि अगर आप ऊपर वाला एग्जांपल देखोगे तो आपको पता है कि बी लिमिटेड किस में मिल रही है, ए लिमिटेड में। ए लिमिटेड क्या है, ट्रांसफरी, और बी लिमिटेड क्या है, ट्रांसफरर। तो बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को मान के चलो कि क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। परचेज कंसिडरेशन के फॉर्म में आपको पता है कि जो कंपनी होती है, जो बेचने वाली कंपनी होती है, उसको कुछ ना कुछ तो मिलता है, तो उसके शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, शेयर मिलेंगे। ये बोल रहा है उसके शेयर होल्डर को क्या मिलेंगे, शेयर, और वो भी कौन से मिलेंगे, इक्विटी शेयर इशू होंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, फ्रैक्शनल कोई भी पॉइंट आ जाता है। फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए सपोज करो कि ए लिमिटेड थी और बी लिमिटेड थी, या मैं इसको हटा देता हूँ, बार बार ए भी आ रहा है, एक्स लिमिटेड थी और वाई लिमिटेड थी। ठीक है, अब देखिए जनरली ये क्या हो गई, ये ट्रांसफरर कंपनी हो गई, ये मान के चल लीजिए, क्योंकि ये एक्स क्या और ये वाई में मिल रही है, और वाई क्या है, ट्रांसफरी कंपनी है, याद रख लेना। तो ये ट्रांसफरर और ये ट्रांसफरी कंपनी है। तो वाई कंपनी को क्या देना है, पीसी देना है, परचेज कंसिडरेशन। क्यों, क्योंकि वाई कंपनी ने क्या करा, एक्स की सारी एसेट लाइबिलिटी ली, तो पीसी के फॉर्म में जनरली वो क्या दे रही है, बोल रहा है कैसे डिस्चार्ज कर रही है, जो भी अमाउंट है वो कैसे डिस्चार्ज कर रही है, वाई इक्विटी शेयर देके। तो वाई क्या कर रहा है, वाई क्या कर रही है, अपने जो इक्विटी शेयर है वो किसको दे रही है, एक्स को दे रही है। तो यहाँ पे देखो ढंग से देख लेना, कंसिडरेशन फॉर द अमालगमेशन रिसीवेबल बाय दोज इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द एक्स कंपनी यानी ट्रांसफरर कंपनी
हु एग्री टू बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, जो कि एग्री हो गई कि वो वाई कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएंगे, इज डिस्चार्ज बाय द ट्रांसफरी कंपनी होली बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर इन द ट्रांसफरी कंपनी। इसका मतलब क्या है कि इज डिस्चार्ज बाय द ट्रांसफरी कंपनी, वाई कंपनी डिस्चार्ज कर रही है होली किसके थ्रू, इक्विटी शेयर इशू करके इन द वाई कंपनी। इसका मतलब वाई कंपनी के जो भी इक्विटी शेयर है वो किसको मिल रहे हैं, एक्स को मिल रहे हैं। समझ गए, यानी एक्स को कैश में पेमेंट नहीं हो रहा। पर याद रखना एक्सेप्ट क्या बोल रखा है, एक्सेप्ट दैट कैश में बी पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी फ्रैक्शनल शेयर। तो देखिए यहाँ पे अगर मान के चल लीजिए कि पॉइंटों में शेयर मिल जाते हैं, मान लो एक ए शेयर होल्डर है जिसको इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी ए नाम का पर्सन है जिसको इक्विटी शेयर दे रही है कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी जो भी है, तो इस केस में शेयर ऐसे आ गए। तो देखिए ये 0.33 आ गया। अब इनकी तो वैल्यू हो सकती है लेकिन ये 0.33, तो वो 0.33 के हिसाब से जो भी मार्केट वैल्यू चल रही है, जिस हिसाब से वैल्यू की गई हो, मान के चलो कि 20 रुपीज़ के हिसाब से चल रही है प्राइस, तो 0.33 इंटू 20, तो वो किस में होगा, कैश में तो होगा पे। तो जब भी बोल रहा है कि फ्रैक्शन शेयर का पार्ट होगा तो वो किस में होगा, कैश में पे होगा। तो इस तरीके से आपको देखिए प्रैक्टिकली नहीं पता है इतने ज़्यादा, फिर भी मैं प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा। द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरी ऑन बाय द ट्रांसफरी कंपनी। अब देखिए नाम ही क्या है, मर्जर। मर्जर में क्या हो गया, सारी एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गई। तो एक कंडीशन ये भी जोड़ दी गई कि जो बिजनेस ट्रांसफरर कंपनी चला रही थी, ट्रांसफरी को भी वही चलाना पड़ेगा। अगर नहीं चलाती तो वो क्या होगा, इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा। क्योंकि ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब पांचों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो क्या होगा, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर की पांचों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अब पांचवी क्या है, पांचवी यही है कि जैसी एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफ़र होती है ट्रांसफरर से किसके पास, ट्रांसफरी, तो ट्रांसफरी कंपनी जब भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है उसमें एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफरर कंपनी की लेती है तो किस पे लेगी, बुक वैल्यू पे लेगी। मतलब कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है कि रीवैल्यूड प्राइस क्या है, लायबिलिटी की एक्चुअल पेमेंट वैल्यू क्या है, ऐसा कुछ नहीं। जो बुक में दे रखी है वही लेनी है। समझ गए, मतलब जो बैलेंस शीट में दे रखी है। जैसे वही एक्स लिमिटेड अगर वाई में मर्ज हो गई, आपको पता है, तो एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट में जो भी एसेट और लायबिलिटी दे रखी है, समझ गए, वो सारी की सारी वाई में चले आएगी, किस पे, बुक वैल्यू पे चले आएगी। क्या बोल रहा है, बुक वैल्यू पे। एक्सेप्ट टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, लेकिन एक्सेप्ट में क्या बोल दिया कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी सेम नहीं है तो अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होनी चाहिए। उस केस में जो भी देखिए, जैसे मान के चलिए कि इसने अगर क्या कर रखा है, लीफो का फॉलो कर रखा है और आप फीफो फॉलो करते हो, ये मान के चलिए वाई कंपनी, तो वाई कंपनी क्या करेगी, उस हिसाब से स्टॉक में क्या कर देगी, एडजस्ट कर देगी। करना ही पड़ेगा क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फॉलो करना है। नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड टू द बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी व्हेन दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। अगर एक्स कंपनी की एसेट और लाइबिलिटी है वो वाई कंपनी में मिल रही है तो वाई कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको बुक वैल्यू पे दिखाया जाएगा। अगर बुक वैल्यू पे नहीं दिखा रहे हो, रीवैल्यूड प्राइस पे दिखा रहे हो, तो वो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परचेज। समझ गए, तो ये बोल रहा है अमालगमेशन शुड बी कंसीडर्ड टू बी एन अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज व्हेन एनी वन और मोर ऑफ द कंडीशंस स्पेसिफाइड अबव इज नॉट सेटिस्फाइड। तो याद रखना, अगर पांचों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो वो नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा, और पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो नेचर ऑफ मर्जर हो गया। समझ में। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है परचेज कंसिडरेशन, सिंपल पार्ट, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे एक्स ने क्या कर रखा है या वाई ने क्या कर रखा है, एक्स को टेक ओवर कर रखा है, तो वाई परचेजिंग कंपनी है तो ये पीसी पे करेगी, ठीक है। तो जो भी प्राइस पे करेगी किसको, ट्रांसफरर कंपनी को। कौन कर रही है, ट्रांसफरी कंपनी, याद रखना। तो वाई कंपनी किसको पे कर रही है, एक्स कंपनी को। अब किस में पे करेगी, देखिए किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी के फॉर्म में। याद रख लेना कि जब भी हम मर्जर की बात करते हैं तो मर्जर में तो हम क्या बोल रहे हैं, इक्विटी शेयर के फॉर्म में देंगे, क्योंकि हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा तो वो थियोरटिकल पॉइंट पढ़ा, जो कि जनरली एक तरीके से प्रैक्टिकली या न्यूमेरिकली क्वेश्चन के थ्रू प्रूफ हो जाता है कि हाँ जनरली यार इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल ही दिए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर है ना आप अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज की बात करते हो तो उसमें बहुत सारे मेथड भी निकल जाते हैं, जैसे नेट एसेट मेथड निकलता है, नेट पेमेंट मेथड निकलता है, लमसम निकलता है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। 4 मेथड आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा। तो जनरली जब भी आप उसमें देखते हो तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि किसके फॉर्म में पे किया है, या तो शेयर्स के फॉर्म में पे किया है या डिबेंचर्स के फॉर्म में। तो वो किसको दे रहे हैं, शेयर होल्डर को दे रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, किसके, ट्रांसफरर कंपनी के। याद रखना, ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को क्या है, सिक्योरिटी के फॉर्म में, कैश में, अदर असेट के फॉर्म में क्या कर रही है, पे कर रही है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन वी आर एसेंशियली गाइडेड बाई AS 14 अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन पैरा 3 सबसेक्शन G of AS 14 defines the term PC
as the aggregate of the shares and other security issued and payment made in form of cash और अदर असेट बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। आ गया ना कि ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को, यानी हमारे केस में जो एक्स और वाई था, तो वाई कंपनी क्या कर रही है, एक्स कंपनी के जो भी शेयर होल्डर हैं उनको क्या दे रही है, अपने खुद के शेयर दे रही है। वाई अपने क्या कर रही है, खुद के शेयर्स दे रही है। तो आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है, इक्विटी शेयर भी मिल सकते हैं, याद रखना इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर भी मिल सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी मिल सकते हैं, पेमेंट भी हो सकता है कैश में, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो ये सारा पार्ट इसमें दे रखा है, ये हमेशा याद रख लेना। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको भी इक्विटी शेयर मिल सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी मिल सकते हैं, कैश में भी पेमेंट हो सकता है, वो सारा पार्ट इसमें दे रखा है। तो ये बोल रहा है इन सिंपल वर्ड इट इज़ द प्राइस पेबल बाय द ट्रांसफरी कंपनी यानी वाई द्वारा टू द ट्रांसफरर कंपनी यानी एक्स को फॉर टेकिंग ओवर ऑफ द बिजनेस ऑफ ट्रांसफर कंपनी, क्योंकि एक्स कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर दिया गया है। अब देखिए ये नोटेबल है, ये चीज़ याद रखना। ये बोल रहा है परचेज कंसिडरेशन डज नॉट इंक्लूड द सम विच द ट्रांसफरी कंपनी विल डायरेक्टली पे टू डिबेंचर होल्डर और क्रिएटर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। अब देखिए अगर सीधी सी बात है, आप एक नेट एसेट मेथड देखते हो पीसी में, जिसमें हम क्या बोलते हैं, एसेट भी ली और आपने क्या कर दी, लाइबिलिटीज़ भी ले ली। तो इसका मतलब क्या है, आपने एसेट्स का पार्ट भी लिया और लाइबिलिटीज़ का पार्ट भी कवर कर दिया। तो देखिए लाइबिलिटी में डिबेंचर होल्डर भी आपके आ सकते हैं, क्रिएटर का पार्ट भी आ सकता है, तो वो तो जनरली लेस करोगे तो नेट एसेट निकल के आएगी। एसेट में से लाइबिलिटी लेस करते हैं तो क्या निकल के आएगी, नेट एसेट निकल के आएगी, आपको पता है। अब नेट एसेट मान लो 10 लाख की है, ठीक, और आपने सामने वाली कंपनी को, क्योंकि आप तो ट्रांसफर ही, और सामने वाली कौन सी है, ट्रांसफरर कंपनी है जो कि बेच रही है, तो आप सामने वाले को पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन देना कितना तय हुआ, 12 लाख तय हुआ। अब वो कैसे भी हुआ कि ऐसे बोला कि इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दिए जाएंगे, इक्विटी शेयर दिए जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर दिए जाएंगे, डिबेंचर्स दिए जाएंगे, ये भी दिए जा सकते हैं, यहाँ रखना। तो जब ये आ गया तब वो पीसी का पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स दिए जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स दिए जाएंगे और बाकी पार्ट कैश में पे किया जाएगा। जब ऐसे बोलता है तो वो पीसी का पार्ट बनता है। तो आपको पता है कि 10 लाख की नेट एसेट और 12 लाख का पार्ट पीसी का, तो बाकी 2 लाख क्या है, गुडविल से रिलेटेड। तो यही हमें एंट्री करनी पड़ेगी। ये कौन करेगी, ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगी, एसेट अकाउंट डेबिट, अगर ज़्यादा पे कर रही है तो गुडविल अकाउंट डेबिट। 2 लाइबिलिटीज़, अब लाइबिलिटीज़ में 2 डिबेंचर भी दिखा रखे हैं, 2 क्रेडिटर भी दिखा रखे हैं। अगर वो पीसी का पार्ट नहीं है, ये बोल रहा है, अगर वो पीसी का पार्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि ट्रांसफरी कंपनी क्या कर रही है, डायरेक्टली पे कर रही है डिबेंचर होल्डर को। तो आपने 2 लाइबिलिटी में डिबेंचर किए हुए, मान लो 9% डिबेंचर किए हुए, एसेट अकाउंट डेबिट 2 लाइबिलिटी और 2 लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी बोलते हैं, जो मैंने पीसी का अमाउंट बताया ना। तो मान के चलो जो 9% डिबेंचर है, इसको क्या करोगे आप, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और अगर आप कैश में पे कर रहे हो तो 2 कैश या बैंक कर दोगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी है उसको आपने डिबेंचर का पेमेंट नहीं करा, आपने उसको पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन के फॉर्म में डिबेंचर नहीं दिए। तो जब भी ट्रांसफरी कंपनी डायरेक्टली पे करती है डिबेंचर होल्डर को, तो क्या आता है, 2 कैश, या उसके बदले में क्या पता 9% डिबेंचर के बदले में आपने 8% डिबेंचर दे दिए, 10% डिबेंचर दे दिए, तो 9% डिबेंचर टू 8% डिबेंचर, 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐसे हो जाएगा। वैसे ही क्रेडिटर, क्या पता आपने क्रेडिटर को भी पे कर दिया हो, क्रेडिटर टू बैंक। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पर्टिकुलर पार्ट है वो पीसी का, वो पीसी के पार्ट में डिबेंचर और क्रेडिटर का पार्ट दिखाया हो, तो वो अलग हो सकता है। जब क्वेश्चन में बोलेगा स्पेसिफिकली तो हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा चाहे, तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा जिसमें लाइन होगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। इफ़ ए सर्टेन लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफर कंपनी हैज़ नॉट बीन टेकन ओवर बाय द ट्रांसफर कंपनी। अब देखिए मैंने क्या बोला, अभी तो आपने लिया, तो अभी आपने 9% डिबेंचर लिए तो आपने क्रेडिट किया। अगर नहीं लिया होता तो इसका मतलब कौन डिस्चार्ज करेगा, वो ट्रांसफरर कंपनी ही करेगी। तो कॉमन लॉजिक होता है, क्योंकि अगर आप लोगे तो 9% डिबेंचर को आपको पेमेंट करने के लिए दिखाना ही पड़ेगा, यानी 9% डिबेंचर को डेबिट करना पड़ेगा, आप मतलब ट्रांसफरी कंपनी। लेकिन अगर आप ले ही नहीं रहे तो ट्रांसफरर कंपनी डिस्चार्ज करेगी, मतलब वो बेचने वाली कंपनी ही इसको डिस्चार्ज करेगी। और वो किसके थ्रू करेगी, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू हो जाएगा सारा पार्ट, ठीक है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू सब कुछ बंद हो जाता है। यहाँ पे याद रखना, जो ट्रांसफरर कंपनी है वो रियलाइजेशन अकाउंट बनाती है, उसकी एक जर्नल एंट्रीज होती है, वो सारा पार्ट आता है। अब देखिए मैं आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट बता रहा था, तो वो ये बता रहा था, देखिए जैसे मान के चलिए कि अब मैं फटाफट बता देता हूँ, ये जेड लिमिटेड की बैलेंस शीट है, कौन सी है, जेड लिमिटेड की। वाई लिमिटेड ने अक्वायर किया, तो ये कौन सी कंपनी है, ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है। और वाई लिमिटेड क्या है, ट्रांसफरी। वाई लिमिटेड ने टेक ओवर कर दिया, उसकी सारी एसेट ले ली एक्सेप्ट कैश। देखिए 6% डिबेंचर दिख रहा है, ठीक है, 2 लाख के हिसाब से। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें
2,07% debenture in Y Limited for the existing debenture in Z Limited. For the purpose each debenture of Y Limited is to be treated as worth ₹105. अब यहाँ पे क्या बोल दिया कि Y Limited है ना जो खरीदने वाली, वो क्या बोल रही है कि हम 2 लाख रुपए के 7% डिबेंचर दे रहे हैं आपके 6% डिबेंचर के बदले में, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली ये पीसी के अमाउंट में नहीं आया, क्योंकि पीसी के अमाउंट में देखो क्या बोल रहा है, फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर इन जेड लिमिटेड एट ₹10 इन कैश एंड 19% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच इन वाई लिमिटेड। तो हर प्रेफरेंस शेयर को, हर इक्विटी शेयर को, मतलब हर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, हर इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दिया जा रहा है, कैश में दिया जा रहा है और प्रेफरेंस शेयर दिया जा रहा है। हर इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दिया जा रहा है, कैश दिया जा रहा है और इसके अलावा इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों पीसी का पार्ट है। जबकि ये तो क्या है कि आप ये मान के चलिए कि 6% डिबेंचर आपने क्या करे लिए, क्योंकि आपने क्या है, आप एक तरीके से मान लो वाई लिमिटेड हो तो आप जेड लिमिटेड की जो भी बैलेंस शीट के पार्ट में सारी एसेट ले रहे हो और लाइबिलिटी ले रहे हो। देखो लाइबिलिटी में सिर्फ क्या बोल दिया, ये नहीं ले रहे इंटरेस्ट, ये तो ले रहे हैं डिबेंचर। तो जब इसकी एंट्री होगी तो आपको मैं एक बार एंट्री दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो मैं डायरेक्ट वहाँ पहुँचा देता हूँ। देखिए जो ये पर्टिकुलर एंट्री अब दे रखी है ये किससे रिलेटेड है, परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड है। परचेज कंसिडरेशन कैसे निकला, जो मैंने आपको बताया था ना वो सेकंड पॉइंट इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का, उसके थ्रू क्या निकल गया, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का जो आपका अमाउंट है ना उससे आपका पीसी निकल गया 17,20,000। इसकी एंट्री ये करती है बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड। लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी बोलते हैं। तो ये कौन करता है, परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी कौन सी है, वाई लिमिटेड है, ठीक है। तो वाई लिमिटेड ये एंट्री कर रही है। अब देखिए जरूरी नहीं है बिजनेस परचेज की एंट्री की जाए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताई, एसेट अकाउंट डेबिट दिख रही है ये। गुडविल छोड़िए, गुडविल तो एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर से निकलती है, जो कि मैंने बताया था कि नेट असेट और पीसी का डिफरेंस गुडविल निकल के आता है। ये लायबिलिटी का पार्ट आपको दिख रहा है। देखिए बिजनेस परचेज की जगह यहाँ पे 2 आप लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी लिख सकते हो, तो आपको ऊपर वाली एंट्री करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बिजनेस परचेज से बिजनेस परचेज कट गया और एंट्री क्या बची, 2 लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी यानी लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड, ऐसे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पीसी का अमाउंट आ रहा है। देखिए लाइबिलिटी में आ रही है डिबेंचर इन जेड लिमिटेड 2,10,000, क्योंकि वो 105 रुपये की वर्थ थी। तो वो 2 लाख इंटू 105%, 105%, 105% 2,10,000 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि डिबेंचर इन जेड लिमिटेड का जब पार्ट आपको दिखेगा और इसकी एंट्री देखो, तो देखिए डिबेंचर इन जेड लिमिटेड, तो ये क्या थे, 6% थे, याद रखना। वो जो लाइबिलिटी का पार्ट क्रिएट किया गया था, आपने जब एसेट भी ली और लाइबिलिटी भी ली, तो ये लाइबिलिटी कितने की थी, 6% की। तो ये बुक्स में थी और ये किसकी थी, जेड लिमिटेड की थी, ठीक है, याद रखना। तो 6% डिबेंचर है और आपको पता है कि आप जेड लिमिटेड को क्या दे रहे हो, 7% डिबेंचर दे रहे हो खुद के 105 में, मतलब ₹5 पर डिबेंचर का प्रीमियम है, जो 10,000 रुपीज़ हो गया। तो आप देखिए आप उनको 7% दे रहे हो, 6% देखो ख़त्म। पहले वो क्रेडिट था अभी ऊपर ऊपर, और जैसे ही इसको हमने डेबिट किया तो ख़त्म हो गया। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखिए पीसी में आया क्या, पीसी तो ये है, पीसी मैंने क्या बताया 1720। अब देखिए यहाँ कैश हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर हो रहा है, इक्विटी शेयर हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम हो रहा है। क्योंकि जनरली जब आप सेकंड और थर्ड पॉइंट पढ़ के देखते हैं तो उसमें आपको पता है कि कैश का पार्ट भी आ रहा है, कि इक्विटी शेयर वालों को क्या कर रहे हैं, कैश भी दे रहे हैं और इसके अलावा इक्विटी शेयर भी दे रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या कर रहे हैं, कैश भी दे रहे हैं और प्रेफरेंस शेयर भी दे रहे हैं। अब आपको पता है कि कैपिटल फेस वैल्यू से रिलेटेड होता है, उससे ज़्यादा जो भी पार्ट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाता है। इसलिए याद रखना यहाँ डिबेंचर का पार्ट नहीं आया। लेकिन अगर हम ऐसे बोलते हैं कि एक इक्विटी शेयर वालों को इतने डिबेंचर दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2 डिबेंचर भी आ जाता, समझ गए। तो वो पीसी से रिलेटेड होता है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ इतना, ताकि आपको एक लॉजिक पता चल जाए। अब देखिए बोला परचेज कंसिडरेशन एसेंशियली डिपेंड अपॉन द फेयर वैल्यू ऑफ इट्स एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द कंसिडरेशन इंक्लूड सिक्योरिटी द वैल्यू फिक्स बाय द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में बी टेकन एज द फेयर वैल्यू। सीधी सी बात है, अगर कंसिडरेशन में बोल दिया कि आपको शेयर दिए जाएंगे तो शेयर की जो भी फेयर वैल्यू चल रही है वो, इन केस ऑफ अदर असेट्स फेयर वैल्यू में बी डिटरमिन्ड बाय द रेफरेंस टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप, और इन द एब्सेंस ऑफ मार्केट वैल्यू नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स आर कंसिडर्ड। देखिए अब आपको नॉर्मल पता है कि जब भी परचेज कंसिडरेशन का पार्ट आता है तो फेयर वैल्यू, तो कभी कभी हम नेट असेट को ही परचेज कंसिडरेशन का पार्ट मान लेते हैं क्योंकि कुछ नहीं दे रखा होता। आपको पता है कि नेट पेमेंट मेथड भी होता है एक परचेज कंसिडरेशन में, जिसमें अभी आपने देखा तो वो नेट पेमेंट मेथड था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बता रखा था कि पर्टिकुलर हर शेयर होल्डर को इतने शेयर मिलेंगे। तो आपको पता है कि जेड लिमिटेड की बैलेंस शीट बनी हुई थी और इक्विटी शेयर जैसे जितने भी थे, मान लो 8,000 शेयर थे, और आपको मैंने बोल दिया कि हर शेयर होल्डर को क्या होगा कि 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से कैश मिलेगा और बाकी के हिसाब से क्या मिल जाएंगे, शेयर मिल जाएंगे 120 रुपीज़ के हिसाब से पर शेयर। तो आपको अमाउंट दे रखा है, आपको कैलकुलेशन का पार्ट दे रखा है, तो नेट पेमेंट आराम से निकल के आ जाएगा। लेकिन नहीं तो आप नेट असेट से भी कर सकते हो, तब आपका नेट असेट ही पीसी के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर नेट असेट निकाला
और नेट पेमेंट से पीसी भी निकल के आ रहा है, दोनों का डिफरेंस है, तो वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ जाता है। अगर आपका लॉस है खरीदते समय तो गुडविल का पार्ट है, अगर आपका फ़ायदा है क्योंकि नेट एसेट आपको ज़्यादा मिल रही है और नेट पेमेंट कम है तो वो कैपिटल रिजर्व का पार्ट आएगा। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, जो नेट एसेट ये सब दिखाओगे तो आप किस पे दिखा रहे हो, वो फेयर वैल्यू के बेसिस पे दिखा रहे हो। तो परचेज कंसिडरेशन जो भी आप दिखाओगे उसकी आप क्या लोगे, यानी परचेज कंसिडरेशन में हम बोल रहे हैं कि नेट पेमेंट में क्या करा, शेयर दिए, और शेयर कितने में दिया 120, तो 120 लोगे ना। जैसे अगर पिछले वाले एग्जाम्पल की बात करूँ, ये वाले की, एक बार इसमें डायरेक्टली ऊपर वापस से क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए अब दिमाग लगाइए, देखिए क्या बोल रहा है, फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर इन जेड लिमिटेड ₹10 इन कैश एंड 19% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच इन वाई। तो आपको मैंने बताया था कि ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड है और ये इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको जेड लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है 4 लाख, ठीक है। अब आपको पता है कि जनरली इनसे रिलेटेड देखिए क्या बोल रहा है, और ये भी मान के चल लीजिए कि आपको इनकी फेस वैल्यू पता है। जनरली इनकी फेस वैल्यू क्या है, क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है 19% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच इन वाई लिमिटेड। तो आपको ये भी पता है कि पर्टिकुलर इनसे रिलेटेड जो इनकी वैल्यू दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी, ₹100 दे रखी थी, यहाँ पे दे रखी है ना। तो 4 लाख अपॉन 100 करोगे तो 4000 शेयर, 8 लाख अपॉन 100 करोगे तो 8000। अब ये याद रख लेना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दे रहे हो, ₹10 इन कैश, तो इसका मतलब 4000 इंटू 10, ठीक है ना। ये तो फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर इन जेड लिमिटेड ₹10 इन कैश, तो 4000 प्रेफरेंस शेयर वालों को ₹40,000 दे रहे हैं कैश में, एंड 19% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। और इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, 4000 इंटू 100, 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर, 4 लाख रुपीज़ के प्रेफरेंस शेयर, तो 40,000 कैश और 4 लाख रुपीज़ के प्रेफरेंस शेयर। वैसे यहाँ देखिए इक्विटी शेयर में क्या बोल रहा है कि ₹20 इन कैश, तो 8000 इंटू 20, और यहाँ पे क्या बोल दिया, 1 इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड ऑफ ₹100 ईच हैविंग द मार्केट वैल्यू 140। अब देखिए ₹100 की वैल्यू फेस वैल्यू थी ऊपर आपने देखा, और 140 की मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो वाई लिमिटेड दे रहा है, तो वाई लिमिटेड क्या बोल रहा है कि मेरे शेयर 100 वाले हैं और मैं 140 में दे रहा हूँ, तो ₹40 क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम। आप चाहे 8000 इंटू 140 करके देख लेना, ये पीसी का पार्ट बनेगा। तो आप देख सकते हो, ये दिख रहा है आपको, 40,000 कैश, 4 लाख के क्या है प्रेफरेंस शेयर, टोटल मिला के क्या होंगे ये 4,40,000। यहाँ पे आएगा याद रखना, ये 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर ये बता रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए 8000 इंटू 20 कैश में था ना, और 8000 इंटू 140 आ गया 1120। तो आपको बताया 1280, मैंने क्या बताया था, पीसी 17,20,000। जैसे आपने लिक्विडेटर को पे करने की एंट्री करी थी, तो उसमें से कैश कितना पे करोगे, 2 कैश 160, और ये ऊपर दे रखा है 42 लाख। और इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी आएगी, 4 लाख की। इक्विटी शेयर कितनी आएगी, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगी, 8000 इंटू 100 और 8000 इंटू 40 सिक्योरिटी प्रीमियम। इस तरीके से आपको करना पड़ता है पर्टिकुलर पार्ट को, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं कि जनरली ये नेट पेमेंट है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर दे रखा है। तो यहाँ पे आपने क्या बोला कि आप फेयर वैल्यू कंसीडर करोगे, आप मार्केट वैल्यू कंसीडर करोगे अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, ठीक। तो ये बोल रहा है कि अदर एसेट्स के केस में, सिक्योरिटीज़ के केस में तो फेयर वैल्यू, अदर एसेट्स के केस में मार्केट वैल्यू। और इसी तरीके से क्या बोल दिया कि अगर कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पार्ट है तो उस केस में नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट कंसीडर की जाएगी, क्योंकि आपको मार्केट वैल्यू दे ही नहीं रखी। अगर मार्केट वैल्यू दे ही नहीं रखी तो आप बुक वैल्यू ही कंसीडर करोगे, सीधी सी बात, यानी बैलेंस शीट की वैल्यू कंसीडर करोगे। अब आपको अकाउंटिंग प्रोसीजर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स के होते हैं, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, ये आपने देखा। अब आपको बताया कि जब भी नेचर ऑफ मर्जर की बात करते हैं तो एंट्रीज के लिए, अकाउंटिंग के लिए कौन सा मेथड लगता है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। और जब इन द नेचर ऑफ परचेज की बात करते हो तो परचेज मेथड लगता है। अब उसमें क्या क्या पार्ट आता है तो वो सारा इसमें दे रखा है। ये बोल रहा है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट किसके केस में लगता है, मर्जर, और परचेज मेथड अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अब देखिए यहाँ पे थियोरटिकल पार्ट है एक तरीके से, लेकिन यही प्रैक्टिकल को कवर करता है, या ये मान के चल लीजिए कि यही आपकी जर्नल एंट्रीज को कवर करता है। अब देखिए पहला पॉइंट क्या दे रखा है, ये बोल रखा है कि सिंस मर्जर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेपरेट बिजनेस। तो आपको पता है कि हम अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर की बात कर रहे हैं, तो मर्जर में क्या बोल दिया, 2 या उससे ज़्यादा सेपरेट बिजनेस का एक तरीके से कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, तो उसमें हम बुक वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं। मैंने आपको बार बार बताया। तो बोला देयर इज़ नो रीज़न टू रीस्टेट कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। कैरिंग मतलब वही बुक वैल्यू अमाउंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी को रीस्टेट यानी वापस से आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वापस से अलग ढंग से कैलकुलेट या रीवैल्यू करने की ज़रूरत नहीं है। तो रीवैल्यू किस में होता है, परचेज मेथड में। देखिए अगर मैं आपको बता भी रहा हूँ तो यू भी आपको क्या हो रहा है, एक तरीके से याद हो रहा है।
तो अगर आप वैसे भी देखेंगे ना अगर थ्योरेटिकल पार्ट को, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, वैसे अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो अलग बात है, आपको आता होगा, लेकिन अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा और वैसे ही देखेंगे तो आप पूरे के पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक बार ज़रूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हम बुक वैल्यू के पार्ट को ही कंसिडर करते हैं, तो इसलिए इसको रीस्टेट करने की यानी वापस से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम बोलते हैं ना रीवैल्यू किया गया, वैसे करने की ज़रूरत ही नहीं होती। अकॉर्डिंगली ओनली मिनिमम चेंजेस आर मेड इन एग्रीगेटिंग द इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अमालगमेटिंग कंपनीज। तो मिनिमम चेंजेस करने पड़ते हैं। मिनिमल चेंजेस का मतलब देखिए जनरली ये हो गया कि अगर है ना मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि बुक वैल्यू के पार्ट के ले रहा हूँ, तो बुक वैल्यू का पार्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट आता है, याद रखना जितनी भी एसेट्स लाइबिलिटी ये सब रिकॉर्ड करते हैं, रिजर्व जो भी होते हैं वो सारे बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें जो पीसी का पार्ट आता है वो इक्विटी शेयर कैपिटल से लिंक ही होता है। तो इसमें जो डिफरेंस हमेशा आएगा ना, जैसे हम बोलते हैं ना नेट एसेट्स और नेट पेमेंट का डिफरेंस पीसी का कहलाता है, वो किस में कहलाता है, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में। लेकिन मर्जर में जो भी डिफरेंस होता है वो किसके थ्रू एडजस्ट होता है, रिजर्व के थ्रू एडजस्ट होता है। किसके थ्रू एडजस्ट होता है, रिजर्व के थ्रू एडजस्ट होता है। जो कि मेरे हिसाब से देखिए कोई एग्जाम्पल तो नहीं है, अगर एग्जाम्पल होता तो उसके थ्रू बताता, लेकिन उसके लिए फिर पूरा का पूरा एक प्रॉपर एग्जाम्पल कवर कराना पड़ता, जिसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है अभी। तो आप याद रखना कि आपको बस याद रख लेना है कि जब भी इसमें अगर एडजस्टमेंट होता है और फ़र्क आता है यानी डिफरेंस आता है तो वो किसके थ्रू एडजस्ट होता है, रिजर्व के थ्रू एडजस्ट होता है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा मिनिमम चेंजेस नहीं आते, क्योंकि ज़्यादातर पार्ट को यानी जितनी भी एसेट्स, जितनी भी लाइबिलिटी और जितने भी रिजर्व्स हैं सबको आप बुक वैल्यू पे कंसीडर करते हो। तो अगर कोई डिफरेंस आ भी जाता है तो उसको आप किससे एडजस्ट करते हो, रिजर्व से एडजस्ट कर लेते हो। देखिए इसमें यह भी बोल रखा है, आप चाहे देख सकते हैं, इन प्रिपेयरिंग द ट्रांसफरी कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट द एसेट लाइबिलिटी एंड रिजर्व्स whether capital or revenue or arising on revolution of the transferor company should be recorded at their existing carrying amount and in the same form as at the date of amalgamation। तो आपको यही तो बोल रहा है सारी एसेट लाइबिलिटी जो भी रिजर्व है सारी बुक वैल्यू लो, क्योंकि ये नेचर ऑफ मर्जर है, सीधी सी बात। द बैलेंस ऑफ पी एन एल अकाउंट ऑफ ट्रांसफर कंपनी। अब आप खुद सोचिए कि एक वेंडर कंपनी है, उसके जब हम रिजर्व्स लेने की बात कर रहे हैं तो जो उसका पी एन एल का पार्ट है वो भी तो रिजर्व से रिलेटेड ही हो गया। तो ये बोल रहा है कि ट्रांसफर कंपनी का जो पीएनएल का अकाउंट है ये भी एग्रीगेट करना चाहिए विद द कॉरस्पॉन्डिंग बैलेंस ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। मतलब एक मेरी कंपनी, अगर मैं बोल रहा हूँ कि वाई कंपनी मेरी है और मैंने एक्स कंपनी को टेक ओवर कर दिया, तो एक्स कंपनी की सारी एसेट लाइबिलिटी और रिजर्व सारे मेरे पास आएंगे। तो रिजर्व में पीएनएल भी तो आता है, तो पीएनएल का जो पार्ट है वो मेरे पीएनएल के साथ जुड़ जाएगा। तो मेरे पास जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है तो उसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे मेरा नेगेटिव है, माइनस का 20 दे रखा है और उसका 40, ऐसा वैसा हो नहीं सकता जनरली, क्योंकि मेरा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी तो मैं दूसरे को परचेज कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा होगा। तो ये मान के चलिए कि ये 40,000 का पॉजिटिव है और मेरा नेगेटिव है, तो 40 मेरा यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा और 40 प्लस के माइनस के 20, तो मेरा टोटल मिला के 20 दिखने लग जाएगा वापस से, पर वो पॉजिटिव दिखने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स का पॉजिटिव था जो कि हमने ले लिया, क्योंकि हम टेक ओवर कर रहे हैं तो हम सारा का सारा बिजनेस ही खरीद रहे हैं, सारी एसेट्स और लाइबिलिटी आ रही है, बस सीधी सी बात। तो ये बोल रहा है कि जुड़ जाएगा, नहीं तो ये जनरल लेजर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जनरल लेजर में ट्रांसफ़र हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि जनरल लेजर के फॉर्म में हमें दिखने लग जाएगा सेम पार्ट। ठीक, अब ये बोल रहा है कि इफ़ एट द टाइम ऑफ अमालगमेशन द ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी कंपनी हैव कॉन्फ्लिक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी। देखिए वही कॉन्फ्लिक्ट है अकाउंटिंग पॉलिसी, तो यूनिफॉर्म सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी अमालगमेशन को फॉलो करते हुए, क्योंकि आपने अमालगमेशन को अडॉप्ट किया है। The effect on the financial statement of any change in accounting policy should be reported in accordance with AS5 net profit or loss for the period prior period items and changes in accounting policies। तो ये पूरा का पूरा AS5 दे रखा है आपको, तो जनरली उसमें बताना पड़ेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज से क्या फ़र्क आया, बैलेंस शीट में क्या फ़र्क पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस में आपके क्या फ़र्क पड़ा है। फिर आपको बोल रखा है डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिकॉर्डेड एज शेयर कैपिटल इश्यूड प्लस एनी एडिशनल कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर असेट। अगर ये मिला है, देखिए इसको एक बार भूल जाइए, ठीक है, ये मान लीजिए, पर यहाँ पे ये जनरली जो आपको पार्ट बोल रखा है ये किससे लिंक है, अमाउंट रिकॉर्डेड एज शेयर कैपिटल इशूड प्लस एनी एडिशनल कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ कैश और अदर असेट्स। या भूलिए मत, याद रखना कि ये पीसी का पार्ट ही है, ये क्या है, परचेज कंसिडरेशन का पार्ट है। तो मुझे पता है कि मैं वाई कंपनी हूँ और मैंने जो एक्स कंपनी है उसको जो भी पीसी का पार्ट दिया है कि मेरे इक्विटी शेयर का कुछ पार्ट दे दिया, प्रेफरेंस शेयर का पार्ट दे दिया, कैश में पेमेंट कर दिया। जैसे अभी मैंने आपको 17,20,00,000 निकाल के बताया था परचेज के केस में, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में, तो वैसे ही जो भी पीसी निकला, ठीक है,
एंड द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी शुड बी एडजस्टेड इन रिजर्व। तो देखिए क्या बोला डिफरेंस, एक तो पीसी एंड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी शुड बी एडजस्टेड इन रिजर्व। शेयर कैपिटल मतलब क्या हो गया, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, तो वो कहाँ एडजस्ट हो जाना चाहिए, रिजर्व में एडजस्ट हो जाना चाहिए। इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड दैट द डिफरेंस बिटवीन द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी एंड शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफर कंपनी शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व। तो ये बोल रहा है कि ये क्लैरिफाई किया गया कि डिफरेंस बिटवीन इशूड शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरी कंपनी एंड शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफर कंपनी को कैपिटल रिजर्व माना जाना चाहिए। द रीजन गिवन इज दैट द डिफरेंस इज ए किन टू शेयर प्रीमियम। डिफरेंस एक तरीके से क्या बोल रहा है, देखिए क्योंकि ये जनरली बोल रहा है कि जैसे आपने कैपिटल रिजर्व माना तो शेयर प्रीमियम भी एक तरीके से क्या है, कैपिटल प्रॉफिट के फॉर्म में होता है। तो आपको पता है कि जो शेयर प्रीमियम या जो कैपिटल रिजर्व है ये डिविडेंड के फॉर्म में काम नहीं आता, क्योंकि डिविडेंड पे करने के लिए आपके फ्री रिजर्व काम में आते हैं। तो ये बोल रहा है फर्दर मोर रिजर्व क्रिएटेड ऑन अमालगमेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड एंड और बोनस शेयर। तो डिविडेंड और बोनस शेयर या डिविडेंड या बोल रखा है, और एंड मतलब क्या हो गया और, तो डिविडेंड और साथ में बोनस शेयर उनके लिए भी काम में नहीं आ सकता, या दोनों में से कोई एक इनके लिए काम में नहीं आ सकता। इट मीन्स, अब देखिए ये लाइन कोई काम की नहीं थी इतनी, लेकिन जो ऊपर की लाइन और ये लाइन काम की है। अगर ऊपर लाइन नहीं पढ़ना चाहते तो यहीं से पढ़ लेना, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। इट मीन्स दैट इफ़ कंसिडरेशन एक्सीड्स द शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी और कंपनीज, तो यहाँ पे बोल रहा है द अनएडजस्टेड अमाउंट इज ए कैपिटल लॉस एंड एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन कैपिटल रिजर्व्स एंड इन केस कैपिटल रिजर्व्स आर इनसफिशिएंट इन द रेवेन्यू रिजर्व। However, if capital reserve and revenue reserve are insufficient, the unadjusted difference may be adjusted against revenue reserve by making addition thereto by appropriation for P&L account। तो ये बोल रहा है कि अगर आपका कैपिटल रिजर्व है तो उससे सेट ऑफ करो, फिर रेवेन्यू रिजर्व से करो। अगर दोनों ही कम पड़ रहे हैं तो आप क्या करो, P&L में और लेके आओ, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि P&L अकाउंट में और एप्रोप्रिएशन क्रिएट करो और पार्ट क्रिएट करो। देयर शुड नॉट बी डायरेक्ट डेबिट टू P&L अकाउंट। ये बोल रहा है कि डायरेक्ट P&L अकाउंट में डेबिट नहीं होना चाहिए, आपको P&L एप्रोप्रिएशन से करना पड़ेगा। इफ़ देर इज इनसफिशिएंट बैलेंस इन P&L अकाउंट ऑल्सो द डिफरेंस शुड बी रिफ्लेक्टेड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इन सेपरेट हेडिंग। अगर आपके P&L अकाउंट में इतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो आप P&L एप्रोप्रिएशन लेके नहीं आ पाए। देखिए P&L एप्रोप्रिएशन कैसे लाने के लिए बोल रहा है कि P&L अकाउंट में से जाओ और टू P&L एप्रोप्रिएशन कर दो, जिससे क्या होगा, आपके एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और जब भी आपको यूज़ करना होगा तो आप आराम से क्या करोगे, P&L एप्रोप्रिएशन, और जो भी आपका कैपिटल लॉस है उसको आपने राइट ऑफ कर दिया। लेकिन ये बोल रहा है कि जब P&L अकाउंट में ही नहीं होंगे तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी कैपिटल लॉस आपको दे रखा है डेबिट, उसको तब तक आपको एसेट साइड में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा सेपरेट हेडिंग में। अब देखिए मैं जनरली जो आपको ये लॉस का पार्ट बता रहा था उसको मैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बता देता हूँ यहाँ पे, यानी पूरा बड़ा एग्जाम्पल तो नहीं करवा पाएंगे क्योंकि मैंने बताया कि अगर मैं पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल बाद में भी कराऊँ तो देखिए अभी थियोरटिकल पॉइंट पढ़ा रहा हूँ तो समझा रहा हूँ, फिर अलग से आपको एक पूरा एग्जाम्पल कराऊँ तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। फिर भी मैं इसका कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखिए ये एक्स और वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है, यहाँ पे याद रखना ये बोल रहा है कि एक्स ने वाई को टेक ओवर कर रखा है, नीचे पढ़ लेना, एक्स लिमिटेड टेक ओवर्स वाई लिमिटेड। आपको डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है। अब देखिए ये वाई लिमिटेड है और ये एक्स है, याद रखना ये टोटल दे रखा है, ये टोटल एसेट है और यहाँ पे ये टोटल लाइबिलिटी का पार्ट है। तो आप देख लो ऊपर एक बार कि अगर टोटल असेट्स में से जो भी लाइबिलिटी, याद रखना सारी लाइबिलिटी बोली, जितने भी रिजर्व्स, जब भी हम मर्जर का केस देखते हैं तो हमें कोई भी स्टेचुटरी रिजर्व देखने की जरूरत नहीं होती। आपने वो पढ़ा होगा अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेचुटरी रिजर्व, वो किस में होता है पता है, वो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में होता है, मर्जर में नहीं होता। क्योंकि मर्जर में हम क्या करते हैं, एक चीज़ याद रख लेना कि हम क्या करते हैं, जब भी मर्जर की बात करते हैं तो जो भी ट्रांसफरर कंपनी है मतलब वाई लिमिटेड, क्योंकि एक्स ने किसको टेक ओवर किया, वाई को, तो ये वाई कंपनी क्या बेचने वाली है, एक्स लिमिटेड खरीदने वाली है, तो आपको वाई का सोचना है। तो वाई के सारे रिजर्व्स एक्स में आ जाएंगे, एसेट्स तो आएगी सारी, लाइबिलिटी आएगी, लेकिन साथ में रिजर्व भी सारे आ जाएंगे। तो देखिए आपको पता है कि अगर टोटल असेट में से एक बार लाइबिलिटी लेस करना सारी और सारे रिजर्व यहाँ तक लेस कर देना, तो बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा, इशूड अमाउंट ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अब देखिए शेयर कैपिटल में दो ही पार्ट आ रहे हैं, तो कितना है बताइए, ये है 4700, याद रख लेना कितना है 4700। अब देखिए आपको पीछे की लाइन में यहाँ पे चला के बताता हूँ ये क्या बोल रहा है। इट मीन्स इफ कंसिडरेशन एक्सीड द शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफर कंपनी कौन थी, वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड का कितना था 4700, ये आ गया। अब कंसिडरेशन कितना है, तो कंसिडरेशन के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ठीक है, क्या दिया हुआ है पार्ट वो देख लेते हैं।
एक बार देखिए इसकी पढ़ के देख लेना, ये 3000 है और 1700 है, क्योंकि मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको। नीचे क्या दे रखा है उससे लिंक देखिए, यहाँ पे बोल रहा है एक्स लिमिटेड डिस्चार्ज। एक्स लिमिटेड मतलब ट्रांसफर ही कंपनी ने वाई लिमिटेड को पीसी पे किया। कैसे? उसको 3,50,000 इक्विटी शेयर 10 वाले इशू करे एट पार टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड। 350 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा? 35 लाख आएगा। आपको पता है कि 35 लाख का मतलब क्या है? एक जीरो और लग जाएगा, और ऊपर सारी वैल्यू आप थाउजेंड्स में लिख रहे हो। थाउजेंड्स का मतलब क्या हो गया? ये 3 जीरो हटा दो एक बार, तो 3500 बोल देना, इसको सही रहेगा। तो आपको पता है कि वो 3000 की जगह क्या कर रहे हो आप, उनको 3500 के दे रहे हो। ठीक है, वैसे ही 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम। तो आप देख सकते हो 10% प्रीमियम। तो चलिए ऊपर आपको दिखाई देता हूँ कि ये 1700 है, उसका 10% प्रीमियम। तो ये 3000 की जगह 35 और ये 1700 की जगह 1870, क्योंकि 10% का मतलब कितना होता है? 170 रुपीज़। तो आप देख सकते हो 3500 और 1870 करके देखना कितना होता है? 5370। कितना होता है? 5370। तो ये पीसी का अमाउंट है। ये क्या है? पीसी का अमाउंट। और जबकि ये क्या है? अमाउंट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, जो भी शेयर कैपिटल है। तो आप देख सकते हो दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा यानी 670, ये 670 का पार्ट किससे एडजस्ट होगा? रिजर्व से। अब रिजर्व कौन से हो सकते हैं? चाहे फ्री रिजर्व, चाहे कैपिटल रिजर्व। आपको दिख रहा है ये फ्री रिजर्व है, ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस, एक्सपोर्ट प्रॉफिट, जनरली ये क्या है? कैपिटल रिजर्व के फॉर्म में। पीएनएल से भी हो सकता है, तो इनका आप आराम से यूज़ कर सकते हो। समझ गए? तो देखिए यहाँ पे नीचे दे रखा है। तो ये क्या है? मेरे को तो प्रॉपर आता है पार्ट, क्योंकि मैं तो खूब बार पढ़ा चुका हूँ और मैं बीकॉम के हिसाब से कवर करवा भी चुका हूँ सबको, यानी स्टूडेंट्स को। तो मेरे को तो ध्यान रहता है। देखिए 5370 और 4700 बताया आपको। तो ये 4700 क्या? इशूड कैपिटल, और ये क्या? पीसी। उसका जो डिफरेंस है वो 670, ब्रैकेट में 1000 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कितना है? 6,70,000 है। तो ये 6,70,000 देख लेना, इसने एडजस्ट कर रखे होंगे। अब वो ये कि यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किसके थ्रू एडजस्ट कर रखे हैं। एक मिनट में आपको बता देता हूँ। ये रहा, देखिए मिल गया। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, तो देखिए एक्स लिमिटेड का भी दे दिया, वाई लिमिटेड का भी दे दिया। 750 उसमें से 670 एडजस्ट कर दिए। अब देखिए एक्सपोर्ट प्रॉफिट दोनों के सेम ही आ रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट अलाउंस सिर्फ एक का दे रखा था आ रहा है, और पीएनएल एक्स वाई का दोनों दे रखा है। इसका मतलब क्या है? मर्जर में रट लीजिए कि सामने वाली कंपनी के रिजर्व आप लोगे, परचेजिंग कंपनी, बेचने वाली कंपनी यानी वेंडर कंपनी के सारे रिजर्व्स ले लेगी। और अगर जो डिफरेंस आ रहा है, पीसी का डिफरेंस और इशूड कैपिटल का डिफरेंस, याद रखना, पीसी का डिफरेंस और इशूड कैपिटल का डिफरेंस जो भी आ रहा है वो किसके फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा? वो रिजर्व के फॉर्म में एडजस्ट हो जाएगा। तो किस में से एडजस्ट होगा? कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व। तो देखिए इसने फ्री रिजर्व में से एडजस्ट कर दिया, कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी से भी कर सकते हो। तो फ्री रिजर्व में से एडजस्ट कर दिया, तो इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको पता है कि अब 80 रुपीज़ ही आपका दिख रहा है, क्योंकि 670 का वैसे 750 दिखाते। आप चाहे ऊपर बैलेंस शीट भी देखिए, तो बैलेंस शीट भी जब देखोगे, यानी पुरानी बैलेंस शीट देखोगे, तो आप देख लेना यहाँ पे आपको दिख रहा है 500 प्लस 250, तो 750 लेते। यहाँ देखिए सब में 500 लिया, यहाँ 100 लिया, क्योंकि इसका था ही नहीं। पीएनएल दोनों का टोटल लिया, इसका लिया, लेकिन इसमें से क्या कर दिया? 670 लेस कर दिया, तो बाकी 80 ही बचा। ये मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए इसमें टाइम लगता है पर्टिकुलर। ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए। अब देखिए परचेज मेथड में जनरली क्या होता है? उसका उल्टा। जब भी हम एसेट और लायबिलिटी की बात करते हैं, ट्रांसफर या वेंडर कंपनी के, मतलब बेचने वाले की, तो उसको किस में लेते हैं? उसको हम लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे, या जिसे हम बोलते हैं फेयर वैल्यू, जिसको मैं रीवैल्यूड प्राइस बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? रीवैल्यूड, कि आज इसकी क्या वैल्यू चल रही है। तभी याद रखना कि जब भी हम परचेज मेथड की बात करते हैं, तो देखना आपका जब भी पीसी निकल के आता है, अभी मैंने मर्जर में पीसी निकाल के बताया, वो एक ही मेथड है मर्जर में। परचेज में 4 मेथड आते हैं, एक तो नेट असेट, लेकिन अगर आपको नेट पेमेंट दे रखा है, जैसे अभी आपको पता है कि अगर आपका पिछला वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया एक्स और वाई लिमिटेड वाला, अगर वो होता तो उसमें नेट पेमेंट पहले से ही दे रखी है। नेट पेमेंट कितनी थी? 5370 दे रखी है। और नेट असेट क्या होती है? टोटल असेट में से लाइबिलिटीज गई सिर्फ। जब भी हम परचेज मेथड की बात करते हैं, टोटल असेट में लाइबिलिटी गई, तो उसका डिफरेंस क्या होगा? या तो गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप नेट असेट मेथड लेते हो, तो आप एसेट्स को रीवैल्यूड प्राइस पे लेते हो और लाइबिलिटीज़ को भी रीवैल्यूड, मतलब पेमेंट वाली वैल्यूज़ पे लेते हो कि कितने में पेमेंट करना है। तो जो डिफरेंस है वो नेट असेट कहलाता है, जबकि नेट पेमेंट तो आपको पता है कि वो पीसी है। ठीक है, तो अगर पीसी और नेट असेट में डिफरेंस आ रहा है, पीसी और नेट असेट, वहाँ पे क्या था मर्जर में? पीसी और इशूड कैपिटल। यहाँ पे क्या है? पीसी और नेट असेट में अगर डिफरेंस आ रहा है तो गुडविल या कैपिटलिज्म में जाएगा। अगर आपको नेट पेमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो नेट असेट ही पीसी कहलाता है,
नेट असेट ही पीसी कहलाता है, तो ना गुडविल होगी ना कैपिटल रिजर्व होगा, नॉर्मल पार्ट। एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर और वेंडर कंपनी आर टू बी इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी और परचेजर कंपनी एट देयर प्रेजेंट वैल्यू और फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ अमालगमेशन, ये बोल दिया। फिर देखिए मैंने दूसरा आपको बताया था कि जितने भी स्टेचुटरी रिजर्व है बस वही आप ले सकते हो, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेचुटरी रिजर्व, और वो भी जब भी क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसको 2 साल तक ही मेंटेन करके रखना है तो 2 साल तक की वो स्टेचुटरी रिजर्व को मेंटेन करोगे और अमालगमेशन एडजस्टमेंट को डेबिट करोगे। इसका मतलब क्या है, बाकी रिजर्व सामने वाले के आप नहीं लेते। मर्जर में सारे रिजर्व लेते हो सामने वाले के, जबकि परचेज में क्या करते हो, जो भी बेचने वाला है वेंडर कंपनी उसके सिर्फ लीगल रिजर्व लेते हो स्टेचुटरी। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, एक्सपोर्ट सब्सिडी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी रिजर्व, ये सारे जो भी परचेजर कंपनी है वो अपनी बुक्स में इंक्लूड करती है और कोई रिजर्व नहीं करती। परचेजर मतलब क्या हो गई, खरीदने वाली, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरी। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड में कौन सी थी, जैसे अगर पिछले वाले एग्जाम्पल में देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इस वाले एग्जांपल में एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को टेक ओवर किया तो ये एक्स लिमिटेड ट्रांसफरी है। ट्रांसफरी मतलब क्या, खरीदने वाली, परचेजिंग कंपनी। तो वाई लिमिटेड के ये रिजर्व नहीं लेंगे हम, ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट नहीं लेंगे और इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं लेंगे। चाहे आप देख लेना, अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप देख लेना कि जब भी इसकी एंट्री देखोगे या मैं ये पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो इसमें से क्वेश्चन कवर करके देख लेना, आपको पता चल जाएंगे कि जनरली जब भी मर्जर की बात कर रहे हैं तो ये सारे रिजर्व लिए गए हैं। अभी बताया था आपको मर्जर में। और जब हम परचेज की बात कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट मैंने बोल दिया ना, नहीं लिए, मैंने गलत बोल दिया सॉरी, एक्सपोर्ट प्रॉफिट लेंगे और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व लेंगे, सिर्फ स्टेचुटरी रिजर्व लेंगे, सिर्फ स्टेचुटरी रिजर्व लेंगे, ये फ्री रिजर्व नहीं लेंगे, याद रखना। जनरल रिजर्व, पीएनएल जो बोल रहा है इस तरीके से आप नहीं लोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आप नॉर्मल जो रिजर्व लेते हो वो कौन से लेते हो, स्टेचुटरी रिजर्व ही लोगे। तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस लोगे, डेवलपमेंट रिबेट लोगे, एक्सपोर्ट सब्सिडी लोगे और कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी लोगे। इसके अलावा कोई भी रिजर्व नहीं लेने। और जो ये रिजर्व लेने हैं उसकी एंट्री क्या होती है, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेचुटरी रिजर्व, मतलब इनके नाम आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी वेंडर कंपनी है उसके जो भी रिजर्व है उसमें से यही रिजर्व लेने हैं, कौन से वाले, स्टेचुटरी रिजर्व। कौन लेगी, ट्रांसफरी कंपनी, मतलब परचेजिंग कंपनी अपने बुक्स में करेगी। इन सच केसेस द स्टेचुटरी रिजर्व आर रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, आ गया, बाय ए कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट टू ए सूटेबल अकाउंट हेड। तो बोल रहा है क्या डेबिट करते हुए, अमालगमेशन एडजस्टमेंट विच इज प्रेजेंटेड एज ए सेपरेट लाइन आइटम। When the identity of a statutory reserve is no longer required to be maintained, both the reserve and the aforesaid account are reverse। आप सोचिए, मैं भी आपको क्या बोल रहा था कि 2 साल तक मेंटेन करना है, तो इसका मतलब जो ट्रांसफरी कंपनी यानी परचेजिंग कंपनी है उसकी एंट्री क्या करके बैठी है, अमालगमेशन एडजस्टमेंट टू स्टेचुटरी रिजर्व। अब अगर इसको मेंटेन नहीं करना तो उस एंट्री को क्या कर देंगे, रिवर्स, यानी दूसरे साल के एंड में उस एंट्री को क्या कर देंगे, रिवर्स। ये बोल रहा है जो अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व है इसको आपको एक सेपरेट लाइन आइटम के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, विच इम्प्लाई दैट दिस डेबिट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्टेचुटरी रिजर्व टेकन ओवर एंड देयरफॉर द प्रेजेंटेशन विल बी एज फॉलोज। देखिए पहले क्या होता था, जब भी अमालगमेशन एडजस्टमेंट डेबिट करते थे तो उसको अदर नॉन करंट एसेट में दिखाते थे। किस में दिखाते थे, अदर नॉन करंट एसेट में दिखाते थे। लेकिन आप लाइबिलिटी साइड में रिजर्व में भी दिखा सकते हो। तो रिजर्व में कैसे दिखाओगे, माइनस में, अलग से लाइन में। किस में दिखाओगे, अलग से, किसी से सेट ऑफ नहीं करोगे लेकिन आप उसको नेगेटिव बैलेंस में दिखाते रहोगे। तो देखिए इसने एक एग्जांपल बता रखा है कि मान के चलो इक्विटी एंड लायबिलिटी की रिजर्व साइड दे रखी है और अमालगमेशन एडजस्टमेंट तो डेबिट होता है, तो आप उसको माइनस में दिखाओगे। ये स्टेचुटरी रिजर्व आ गया जो आपने लिया है। देखिए याद रखना कि ट्रांसफरर कंपनी के जो भी रिजर्व लोगे तो उसमें सिर्फ क्या लोगे, स्टेचुटरी रिजर्व ही लोगे। जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस, एक्सपोर्ट प्रॉफिट ये दे रखे थे ना ऊपर 4, वही लेने। जैसे ही वो लोगे तो आपको अमालगमेशन एडजस्टमेंट भी डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन आपको बताया कि आपने इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में दिखाया तो आपको माइनस करना पड़ेगा। ये पार्ट खत्म। अब आपको बोल रहा है इफ़ द वैल्यू ऑफ नेट असेट ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इज लेस देन द अमाउंट टू बी पेड टू ट्रांसफरर कंपनी। मैंने आपको क्या बोला कि नेट असेट का मतलब क्या होता है, जितनी भी असेट होती है उसमें से लायबिलिटी का पार्ट लेस हो जाता है। देखिए जैसे मेरे पर्टिकुलर ये एग्जांपल की बात कर रहे हो तो इसमें मैं ऐसे नहीं बोलूँगा मर्जर की तरह, मैं क्या बोलूँगा कि अगर x ने y को खरीदा, याद रखना अगर x ने y को खरीदा तो y कंपनी से रिलेटेड, याद रखना कि जो नेट असेट देखते हैं वो x की नहीं देखेंगे, वो y की देखेंगे, मतलब वेंडर कंपनी की। अब वेंडर कंपनी की भी क्या देखेंगे, एसेट जो उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है, क्योंकि हम नेचर ऑफ परचेज की बात कर रहे हैं ना कि मर्जर की। एक चीज़ ये, अगर मर्जर बोलते तो बुक वैल्यू और परचेज बोलते तो रीवैल्यूड प्राइस, ये ले लेंगे।
तो जो जो लिए, अगर मान लो कि 5 चीज़ें लिए वही लेंगे। जैसे मान लो लैंड एंड बिल्डिंग ली, प्लांट ली, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ये नहीं बोला तो ये नहीं लेंगे। तो ये चारों चीज़ें या पांचों चीज़ें ले लेंगे जो भी बोला। और लाइबिलिटी में क्या करेंगे, जैसे डिबेंचर्स का पार्ट है और नीचे करंट लाइबिलिटी है, बस वो लेस कर देंगे तो क्या आएगी, नेट एसेट आएगी। और लाइबिलिटी में भी बोला होगा कि अगर पेमेंट किया है 350 को 300 में तो वही लेंगे, ठीक है, 300 लेंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, परचेज की बात कर रहे हो इन द नेचर ऑफ परचेज की, जिसमें आप पेमेंट वैल्यू लेते हो और रीवैल्यूड प्राइस लेते हो। तो क्या आया, नेट एसेट आया। और नेट पीसी कितना निकला था, जैसे इसमें जो पीसी का पार्ट निकला था वो कितना निकला था, 5370 ये निकला था। और मान के चलो कि अगर नेट असेट कितनी आई, 5000, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट असेट आपको 5000 की मिली है, जबकि आपको पीसी कितना देना पड़ रहा है, 5370। तो 370 क्या है आपकी, गुडविल, क्या है, गुडविल। या उल्टा मान के चलिए कि अगर नेट असेट 6000 की आ रही है और जो ये पीसी का अमाउंट है 5370, तो मतलब बाकी जो 630 रुपीज़ है वो क्या है, कैपिटल रिजर्व, कंपनी का फ़ायदा, क्योंकि नेट एसेट ज़्यादा की मिल रही है और पीसी कम देना पड़ रहा है। तो यही पार्ट आपको बोल रखा है जो मैं पहले भी आपको बता रखा था। इफ़ द वैल्यू नेट एसेट ऑफ ट्रांसफर कंपनी इज लेस देन द अमाउंट टू बी पेड टू ट्रांसफर कंपनी, तो इस केस में क्या है, गुडविल में जाएगा। और रिवर्स सिचुएशन में इसका मतलब क्या है, नेट एसेट ज़्यादा है और पीसी का पार्ट कम है, तो इसका मतलब ज़्यादा वैल्यू मिल रही है तो वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर गुडविल है तो गुडविल को जनरली हम क्या करते हैं, जो भी उसका पीरियड है उसमें रिटर्न ऑफ कर लेते हैं। नॉर्मली कुछ नहीं बोलता तो हम विद इन 5 ईयर्स में क्या करते हैं, उसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं। ठीक, इस तरीके से आपका ये पार्ट आ गया। अब आपको पीसी का अमाउंट दे रखा है, तो देखिए मैंने आपको जो ऊपर बताया वो सारा बता चुका हूँ, सेम इसमें यही दे रखा है। फिर भी एक बार मैं आपको रफली बोल के बता देता हूँ क्या दे रखा है, ढंग से सुनना। देखिए अगर नेचर ऑफ मर्जर है तो वहाँ पे मैंने क्या बताया, एग्रीगेट ऑफ बुक वैल्यू ऑफ एसेट लेंगे वेंडर कंपनी की, सारी लाइबिलिटी और रिजर्व्स लेस कर देंगे। रिमेनिंग अमाउंट क्या आएगा, पीसी आएगा। रिमेनिंग अमाउंट क्या आ जाएगा, बोला रिमेनिंग अमाउंट विल बी द पीसी, ये बोल रहा है। लेकिन अब आपने बोला सर ये तो सिंपल केस बता दिया आपने। सिंपल केस का मतलब क्या है कि जब अगर मेरा पर्टिकुलर ये एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल में ये लाइनें नहीं दी हुई होती, पीसी का पार्ट नहीं दिया होता, तो इसका मतलब क्या था कि जो भी मैंने सारी एसेट ली, यानी जो ये 6600 का पार्ट ये लिया, इसमें से ये सारी लाइबिलिटीज़ लेस करी, तो मेरे पास जो पार्ट आता वो ये आता 4700। तो यही मेरा क्या होता, पीसी का पार्ट होता। और यही मेरा एक तरीके से मान के चलो जो मैं बता रहा था कि इशूड कैपिटल का पार्ट है वही, तो इशूड कैपिटल तो ये है ही और पीसी का पार्ट भी यही रहता, तो मेरा कोई डिफरेंस नहीं आता। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया था पॉइंट में, उसमें क्या था, 5370 था, ठीक है। तो इस केस में तो डिफरेंस आ गया। तो ये बोल रहा है बट इफ टोटल ऑफ शेयर कैपिटल इशूड बाय ट्रांसफरी कंपनी टू शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी एंड द अमाउंट पेड इज डिफरेंट फ्रॉम द अमाउंट कैलकुलेटेड अबव। अब देख सकते हो टोटल ऑफ शेयर कैपिटल इशूड बाय ट्रांसफरी कंपनी टू शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, जो कि आपको पता है कि 4700 का पार्ट था, और अमाउंट पेड कितना था पीसी के फॉर्म में, वो 5370 का पार्ट था। तो कंपनी ने ज़्यादा पे किया, किसने, ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफरर कंपनी को पीसी का अमाउंट ज़्यादा पे किया, और उसकी जो कैपिटल है वो सिर्फ 4700 ही मिल रही है हमें। तो इस केस में हमने 670 ज़्यादा पे किया, जो कि कहाँ से एडजस्ट होगा, रिजर्व में से। तो बोला द डिफरेंस बिटवीन अबाउट टू अमाउंट विल बी एडजस्टेड इन रिजर्व। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए वही पार्ट। अब देखिए ये एग्जाम में आ चुका है कि अमालगमेशन का जो पीसी से रिलेटेड मेथड है, यानी नेचर ऑफ परचेज की बात कीजिए या चाहे नॉर्मल बात कीजिए कि जब भी हम पीसी निकालते हैं तो कौन कौन से मेथड होते हैं, तो 4 होते हैं। एक तो लमसम, एक नेट असेट, एक नेट पेमेंट, और एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो चारों बता रहा हूँ अभी, और आज इतना ही पार्ट कवर कर रहा हूँ। अगली वीडियो में बाकी जो बचेगा और एंट्रीज का पार्ट बचेगा वो कवर करा दूंगा। इससे आपका वापस रिवाइज हो जाएगा, याद रख लेना। जो पर्टिकुलर अपना सारा पॉइंट हो चुका है वो वापस से रिवाइज हो जाएगा। ये बोला इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड अमंग द अबव 4 मेथड। इसमें क्या होता है, कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि इसमें लमसम अमाउंट दिया हुआ होता है। पीसी का लमसम अमाउंट क्लियरली दिया होता है कि ए ने बी को ख़रीदा और क्या कर रहा है, सीधा उसको 35 लाख रुपीज़ पे कर रहे हैं लमसम में, 35 लाख रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो ए ने बी को ख़रीदा और बी को सीधा 35 लाख मिल जाएंगे। अब नेट एसेट मेथड की बात करोगे तो अब ये भी जैसे मैंने बताया आपको कि जो भी एसेट लोगे, अब देखिए मर्जर से लिंक मत करके देखना, परचेज से लिंक करना। तो जो भी एसेट्स है उसमें जितनी भी लाइबिलिटीज़ है वो लेस कर देंगे। तो किसकी ले रही हैं, ट्रांसफरर कंपनी की, याद रखना। ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी की क्या निकाल रहा है, पीसी का पार्ट निकाल रहा है। कि ट्रांसफरी कंपनी क्या बोल रही है, परचेजिंग कंपनी, कि भाई जो ट्रांसफरर है जिसका हमने बिजनेस खरीदा उसकी एसेट हमने कितने में ली, तो उसकी वैल्यू क्या चल रही है, और उसकी लाइबिलिटी कितने में ली, उसकी वैल्यू क्या चल रही है।
समझ गए? तो देखिए क्या बोला, टोटल ऑफ एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट टेकन ओवर माइनस टोटल ऑफ एग्रीड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज टेकन ओवर। अभी बोल रहा है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द पीसी बाय दिस मेथड द स्टूडेंट शुड कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट। अब देखिए ये वही पॉइंट है, यहाँ पे क्या बोलेगा, वही एसेट लेंगे जो कि क्या है, एग्रीड हुई है, टेकन ओवर, क्योंकि आपको पता है कि ये नेचर ऑफ मर्जर नहीं है, मर्जर में सारी एसेट लाइबिलिटी ली जाती है, जबकि परचेज में क्या होती है, वही सेलेक्टेड एसेट ली जाती है और लाइबिलिटी ली जाती है जो आपस में एग्रीमेंट के थ्रू तय हुई है। समझ गए? फिर इसके अलावा जो फिक्टिशियस एसेट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जैसे प्रीलिमिनरी, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये सारी टोटल एसेट में इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई भी कॉन्ट्ररी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट लाइबिलिटी ली जाती है, याद रखना। अगर आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि 5 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग ऐसे बोल रखा और नीचे उसको बता दिया कि उसकी रिवेल प्राइस 400 है, तो आप यही लोगे। लेकिन अगर ये नहीं दे रखा तो आप यही लोगे, तो इसका मतलब आप बुक वैल्यू पे ही लोगे अगर आपको उसकी रिवैल्यूड प्राइस नहीं दे रखी या एग्रीड प्राइस नहीं दे रखी। ठीक है, ओनली दोज लाइबिलिटीज आर कंसिडर्ड विच हैव बीन टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी, ये भी मैंने बता दिया। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्ररी इन्फॉर्मेशन ऑल द लाइबिलिटीज बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टी आर अज्यूम टू बी टेकन बाय द ट्रांसफरी कंपनी। अगर आपको उसमें पेमेंट की वैल्यू नहीं दे रखी नीचे, तो उस केस में क्या करोगे, जो बैलेंस शीट में दे रखी है पेमेंट की वैल्यू वही कंसिडर करोगे, अलग से नीचे की इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, सीधी सी बात। फिफ्थ, accumulated profit appearing in the liability side are not considered in calculating the consideration। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम रिजर्व्स नहीं लेते हैं वैसे ही हमारा जो प्रॉफिट अगर जमा है पीएनएल का पार्ट है वो भी नहीं लेंगे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, इन द नेचर ऑफ परचेज की, ना कि मर्जर की बात कर रहे हैं। मर्जर में करते हैं सब कुछ लेस, लास्ट में क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल आती है इशूड, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर आती है इशूड, जो हमारे एग्जाम्पल में कितनी थी, 3000 और 1700 थी, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। अब देखिए मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको याद हो जाता है। पेमेंट डायरेक्टली मेड टू द डिबेंचर होल्डर एंड आउटसाइड लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफर कंपनी बाय द ट्रांसफरी कंपनी आर नॉट कंसिडर्ड। अब देखिए यहाँ पे भी यही बोल दिया कि पेमेंट डायरेक्टली मेड टू द डिबेंचर होल्डर एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। अगर डायरेक्टली आपने डिबेंचर होल्डर को पे किया है या आउटसाइड लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफर कंपनी है बाय द ट्रांसफरी कंपनी, अब सोचिए ये कंसिडर नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर कंपनी की और डिबेंचर होल्डर अगर डायरेक्टली पे कर दिया तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से सोचते रहना, आपको समझ में आ जाएगा। नेट पेमेंट मेथड क्या होता है, आपको देखिए मैंने इतनी बार आपको बताया पर्टिकुलर कि भाई ये मेथड दे रखा है, इसमें आपको बता ही दिया कि यार 3,50,000 शेयर के हिसाब से ये दिए जा रहे हैं, तो आपको पहले से ही बता दिया। इसमें भी आपको बता दिया कि 15% प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं 100 वाले टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम। अब आपने बोला सर यहाँ पे ये थोड़ी बता रखा है कि कितने दे रहे हैं, तो देखिए बता तो रखा है कि 100 वाले 110 पे, ठीक है, और किसको दे रहे हैं वाई लिमिटेड। अब वाई लिमिटेड के कितने 1700 वाले, तो आपको पता है ना, ये पता है इनको 110 का मतलब क्या हो गया 1870 रुपीज़ के हिसाब से। अगर आप 000 मिला दोगे ये वाले तो 18,70,000 बोलोगे, 18,17,000 बोलोगे। अगर आप 2 जीरो हटा दोगे और आपको शेयर निकालने हैं तो आप क्या बोल सकते हो 18,700। पहले कितने बोलोगे, कितने शेयर थे 17,000 थे, क्योंकि पहले 17 लाख रुपीज़ की कैपिटल थी, डिवाइड बाई 100 करोगे तो 17,000 प्रेफरेंस शेयर आएंगे। उसमें अगर 10% प्रीमियम मिला दोगे तो 1,700 शेयर और जुड़ जाएंगे, तो वो 18,700 बन जाएंगे। तो देखिए इसमें आपको पहले से ही नेट पेमेंट पता है, पहले से ही नेट पेमेंट पता है। तो आपको पता है कि अगर नेट पेमेंट पता है तो आप नेट एसेट निकालिए, उसका जो भी डिफरेंस है वो गुडविल या कैपिटलिज्म में जाएगा। समझ गए, याद रखना, ये परचेज के लिए बता रहा हूँ। अंडर दिस मेथड द परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड बाय एग्रीगेटिंग द पेमेंट मेड बाय ट्रांसफरी कंपनी टू शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी इन फॉर्म ऑफ कैश, आ गया, शेयर्स, डेबेंचर एंड एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। यानी ये याद रखना, जो ट्रांसफरी कंपनी यानी परचेजिंग कंपनी है, जो भी वेंडर कंपनी को देगी, चाहे कैश में दे, चाहे शेयर्स के फॉर्म में, चाहे डेबेंचर्स के फॉर्म में, कैसे भी दे, अगर इक्विटी शेयर होल्डर को कैश, प्रेफरेंस शेयर, डेबेंचर जो भी दिए जा रहे हैं वो सारा पार्ट आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो भी दिया जा रहा है वो सारा पार्ट आएगा। देयर इज ए पॉइंट फॉर द स्टूडेंट टू बी नोटेड दैट ऑल द पेमेंट मेड बाय ट्रांसफरी कंपनी ओनली टू शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी आर द पार्ट्स ऑफ परचेज। अभी मैंने बताया कि अभी मैंने क्या बोला लाइन में, इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हो, वही आएगा। एंड द पेमेंट मेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू आउटसाइड लायबिलिटी क्रेडिटर and debenture holder of the transfer company are not considered into above aggregation of payment। ये याद रखना
कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर को आप दे रहे हो, ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर को डिबेंचर दे रहे हो, वो पीसी में आएगा क्योंकि शेयर होल्डर को दे रहे हो। लेकिन अगर डिबेंचर होल्डर को क्या दे रहे हो, पेमेंट कर रहे हो कैश का, डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर दे रहे हो, डिबेंचर होल्डर को शेयर दे रहे हो, तो वो नहीं आएगा क्योंकि वो आउटसाइड लाइबिलिटी है, वो क्रेडिटर के टाइप से है, वो डिबेंचर होल्डर है। तो ये बोल रहा है जो भी आउटसाइड लाइबिलिटी क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर को आप क्या कर रहे हो, या तो कैश में पे कर रहे हो, डिबेंचर दे रहे हो, वो नहीं आएगा। ठीक है, वो ऊपर पीसी में नहीं आएगा, बिकॉज इट इज़ प्रिज्यूम दैट आउटसाइड लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर एंड पेड बाय द ट्रांसफरर कंपनी, क्योंकि ये माना गया कि आउटसाइड लाइबिलिटी किसने ले लिए, ट्रांसफरर कंपनी ले लिए और उसने ही पे कर दिए। इफ़ द लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी आर पेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी दैट मस्ट ऑल्सो बी एडेड इन द परचेज कंसिडरेशन। अब देखिए ये याद रख लेना क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है वन लाइनर में, कि अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं ट्रांसफरर कंपनी के तो वो कौन पे करता है, ट्रांसफरी कंपनी, मतलब परचेजिंग कंपनी। तो परचेजिंग कंपनी के पीसी वाले पार्ट में आएगा परचेज कंसिडरेशन पेबल, क्योंकि किसने पे किया, किसके बिहाफ पे, ट्रांसफरर कंपनी के खर्चे को ट्रांसफरी कंपनी ने पे किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके लिए एक तरीके से इनकम का पार्ट हो गया और इसके लिए क्या हो गया, परचेज कंसिडरेशन के फॉर्म में पेबल का पार्ट हो गया। ठीक है, ट्रांसफरी कंपनी में इशू द शेयर्स एंड डिबेंचर टू द ट्रांसफरर कंपनी एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ये जनरली सबको ही पता है। ठीक, अभी जैसे मैंने बताया था कि 100 वाले इक्विटी शेयर 140 पे, तो वो क्या थे, मार्केट वैल्यू के हिसाब से प्रीमियम पे थे। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है ट्रांसफरी कंपनी जो भी अपने शेयर डिबेंचर दे रही है ट्रांसफरर कंपनी को, ट्रांसफरी कंपनी खुद के शेयर डिबेंचर देती है, आपको पता है। परचेजिंग कंपनी पीसी का अमाउंट देती है वेंडर कंपनी को, तो उस केस में शेयर देगी, डिबेंचर्स देगी, इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर देगी, डिबेंचर देगी, प्रेफरेंस शेयर देगी। समझ गई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर देगी, प्रेफरेंस शेयर देगी, डिबेंचर देगी। तो किस पे देगी, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। इन द एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन द ट्रांसफरी कंपनी मस्ट इशू द शेयर टू ट्रांसफर कंपनी एट द पार। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर प्रीमियम डिस्काउंट नहीं है तो पार पे होगा। इन द केस ऑफ अमालगमेशन ऑफ द कंपनी इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड एट मार्केट प्राइस इन द केस ऑफ अमालगमेशन ऑफ कंपनी इन द नेचर ऑफ परचेज। अगर बोल रहा है कि मर्जर का केस है तो पार पे होगा, और अगर बोल रहा है कि इन द नेचर ऑफ परचेज है तो मार्केट प्राइस होगा। क्या होगा, मार्केट प्राइस। तो हमारे को तो इन्फॉर्मेशन जनरली दे ही देता है कि 100 वाले 140 में दिए, 120 में दिए। अगर नहीं देगा तो याद रखना मर्जर के केस में पार पे और परचेज के केस में मार्केट प्राइस पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ जो आपको कंसिडर करने हैं। लास्ट में आपको दे रखी है इंट्रिंसिक वर्थ मेथड या इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है, देखिए नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। देखिए अगर आपको याद नहीं रहता तो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, नातेश NAATES, 4 की जगह 2 बोल देता हूँ मैं। इसको बोलते हैं नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये बोल रहा है कि इस मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ ट्रांसफरर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट असेट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। Purchase consideration is discharged by transferee company on the basis of intrinsic value of share by the following formula। तो ये बोल रहा है कि ट्रांसफरर की जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू वो निकाल दी जाती है, मतलब x और y, उसकी बात कर रहे हैं हम। अगर x ने किसको खरीदा, y को खरीदा, तो y मिल गई इसमें, तो ये क्या है, ट्रांसफरर। तो ट्रांसफरर कंपनी की हमें नेट एसेट निकालनी है, तो ये बोला नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। इसके बेसिस पर एक तरीके से पीसी का अमाउंट तय होता है। जैसे आप बोल रहे हो ना, अभी मार्केट प्राइस 120 रुपीज़ या 140 रुपीज़ क्वेश्चन में दे रखी है, लेकिन अगर आपको बोलेगा इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे निकालिए तो वैसे ही निकालोगे। अब आप बोलोगे सर ये परचेज मेथड से रिलेटेड है, तो यहाँ पे नेट एसेट आपने बोला, तो इसमें भी एसेट किस पे आएगी, मैं बोलूँगा रिवैल्यूड प्राइस पे ही आएगी। आउटसाइड लायबिलिटी किस पे आएगी, वही पेमेंट वैल्यू पे, कि मार्केट में इसका कितना पेमेंट हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, कि गलती से आपने बुक में गलत तो नहीं दिखा रखा सामने वाले ने, यानी उसने ट्रांसफरर ने गलत तो नहीं दिखा रखा। तो आउटसाइड लायबिलिटी रिवैल्यूड प्राइस पे और जो एसेट्स है वो भी रिवैल्यूड प्राइस पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बोल रखा है, तो इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी आपको लेस करना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से आपका ये सारा पार्ट आता है। अब देखिए एक बार क्या करना, मैं पर्टिकुलर क्या करता हूँ, आपको जब भी PDF प्रोवाइड करता हूँ तो सारी प्रोवाइड ही कर देता हूँ एक तरीके से, क्योंकि ज़्यादातर पार्ट तो इसमें कवर ही हो गया, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का कवर नहीं है। तो एक बार आप पढ़ के देखना और ये डिफरेंस बिटवीन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड परचेज मेथड खुद करके देखना। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही तो पूछ लेना, नहीं तो अगली वीडियो में वैसे ही मैं शुरू में इसको स्टार्ट कराऊंगा। तो आई होप अभी तक का तो पार्ट आपको समझ में आया।
अब अगर आपको डिफरेंस का पार्ट है तो जो मैंने ऊपर सारा बताया वो इसके थ्रू पूरा का पूरा आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में बुक वैल्यू लेते हैं, परचेज में क्या करते हैं, रिवैल्यूड प्राइस लेते हैं। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में सारे रिजर्व लेते हैं, परचेज मेथड में क्या करते हैं सिर्फ अमालगमेशन एडजस्टमेंट टू स्टेचुटरी रिजर्व का पार्ट लेते हैं और बाकी सारे रिजर्व नहीं लेते हैं। मतलब मान के चलिए जो फ्री रिजर्व है स्टेचुटरी रिजर्व को छोड़ के वो नहीं लेते हैं, तो स्टेचुटरी रिजर्व लेते हैं। इस तरीके से आपको सोच के चलना है। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में जनरली देखोगे गुडविल कैपिटल रिजर्व आपका आएगा ही नहीं कैलकुलेट होके, जबकि परचेज मेथड में क्या आता है आपका गुडविल कैपिटल रिजर्व ये कैलकुलेट होके आता है, क्योंकि नेट असेट और पीसी का डिफरेंस गुडविल या कैपिटल रिजर्व कहलाता है। जबकि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में जो भी डिफरेंस होता है वो किसके थ्रू एडजस्ट हो जाता है, रिजर्व के थ्रू एडजस्ट हो जाता है। इस तरीके से आपको सोच के चलना है। तो एक बार ये पढ़ के देखना, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।